दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी का दूध 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। गाय का दूध, डबल टोन्ड और टोन्ड दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। दूध की बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। दिल्ली में अब मदर डेयरी का टोन्ड दूध 45 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जबकि डबल टोन्ड दूध 36 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वहीं गाय का दूध 47 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं अमूल ने भी दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। ये तो बहुत मुश्किल बात है जी, नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पहले ही इतना रसोई पर भारी पड़ रहा है, मुश्किल हो रहा घर चलाना, तो और बढ़ जाएंगे इतने, कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी। बहुत फर्क पड़ेगा, 2-3 रुपए कम होते हैं क्या? महंगाई पे तो देखिए जी बिल्कुल कंट्रोल रहा नहीं, और दूध भी हर चीज़ मतलब इस समय पे बढ़ रही है, कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। प्याज तो चलो जी, इसमें फसल की वजह से जी बारिश हो गई, अब दूध की में कौन सी बारिश का ये दूध में अब दूध कम ही करना पड़ेगा, बजट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले 2 लीटर लेते थे, अब 1 लीटर लेंगे। इतना तो हमारे इनकम भी नहीं है, हम इतना रोज़मर्रा में इतना नहीं कमा सकते हैं, और हर तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हम इससे अपना परिवार कैसे चला सकते हैं? ये तो बहुत गलत हो रहा है और हमारे को नहीं बैठ रहा है ये सब। आम जनता की जेब तो खाली होती जा रही है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, कभी रिफाइंड के भाव बढ़ रहे हैं, कभी दूध के बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई इनको फुर्सत मिले कि रोज़गारी बढ़ाएं। हम भी नौजवान हैं। 3 रुपये बढ़ने से अगर आप एक औसत लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है 90 रुपये बढ़ते हैं पूरे महीने पे, तो जेब तो खाली हो ही रही है ना हम लोगों की। ये तो महंगाई हो ही रही है दिन पे दिन, किसी चीज़ पे मंदाई नहीं है, काम धंधे हुए बंद। सरकार ने ऐसा कर रखा है, तो कभी 2 रुपये बढ़ जाते हैं, कभी 1 रुपया, कभी 3 रुपये। अब बताओ, ये तो हर महीने बढ़ रहे हैं। महंगाई पे तो काफ़ी असर पड़ा है, प्याज के रेट बढ़े हैं और भी सब्जियों के रेट बढ़े हैं, उन्हें देख के हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। किचन का खर्चा तो बढ़ेगा ही, किचन का खर्चा तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले सब्जी आती थी 400 रुपये हफ्ता, अब हो गई 500 550 रुपये हफ्ता। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने भारत बचाओ रैली कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने रैली आर्थिक मंदी, किसानों, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए बुलाई थी, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। उनके अलावा पार्टी के बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता भी इस रैली में दिखाई दिए। इस दौरान राहुल गांधी ने एक दिन पहले संसद में हुए हंगामे का मुद्दा उठाया और अपने रेप इन इंडिया वाले बयान पर माफी नहीं मांगने की बात कही। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने देश के आर्थिक हालत पर भी पीएम को घेरा और उन पर इकोनॉमी को बर्बाद करने का आरोप लगाया। राहुल के बाद सोनिया गांधी ने भी कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में लोगों की परेशानी बढ़ी है। आज तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल है, पूरा देश पूछ रहा है सबका साथ, सबका विकास कहाँ है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने खास तौर पर बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया और तंज भरे लहजे में मोदी सरकार पर वार किया। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है, भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है। कांग्रेस के कई दूसरे नेताओं ने भी अपनी बारी आने पर कुछ ऐसे ही हमले बीजेपी सरकार पर किए, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पूर्व पीएम के मुताबिक मोदी सरकार 6 साल पहले लोगों से झूठे वादे कर सत्ता में आई थी। इस रैली के जरिए कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया और रैली शुरू होने से पहले केंद्र सरकार के कई फैसले के विरोध में काले गुब्बारे हवा में उड़ाए गए। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। इससे पहले रामलीला मैदान तक पहुंचने के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता अपनी गाड़ियों को छोड़ एक बस में सवार हुए। कांग्रेस के बड़े नेता, जिनमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, उन्होंने बस में सफर किया।
यूपी के फतेहपुर में भी उन्नाव जैसी घटना सामने आई है। वहां रेप के बाद एक नाबालिग लड़की को जलाकर मारने की कोशिश की गई। लड़की करीब 90% तक जल गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रेप के बाद जलाने का आरोप लड़की के पड़ोस में ही रहने वाले रिश्तेदार पर लगा है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की 5 टीमें बनाई गई थी। पुलिस का कहना है कि लड़की और उसके रिश्तेदार में पहले से ही संबंध थे और परिवार के मना करने पर लड़की ने खुद को आग लगाई। पटना में कॉलेज की छात्रा के गैंगरेप के मामले में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने गैंगरेप के चौथे आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुए लाठीचार्ज पर भी नाराजगी जताई। और एक बार फिर बड़ी संख्या में पटना के कारगिल चौक पर एकजुट होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सड़क के बीचों बीच टायर जलाकर जाम लगा दिया। कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप के विरोध में आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पटना के कारगिल चौक पर पटना यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज पर भी सवाल उठाए और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। हम लोग की मांग है कि रेपिस्ट को गिरफ्तार करो, फांसी की सजा दे और नीतीश कुमार जो भी पुलिस प्रशासन छात्राओं को मारे हैं उनको भी सस्पेंड किया जाए। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद छात्र कारगिल चौक पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया। वहीं छात्रों का हंगामा बढ़ता देख कारगिल चौक पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी दर को नाकाम रहने का आरोप लगाया और पकौड़े तलकर सरकार पर हमला बोला। इस दौरान पार्टी का एक कार्यकर्ता ठेले पर पकौड़े बनाता हुआ दिखाई दिया और वहां मौजूद दूसरे कार्यकर्ता पकौड़े बेचते नजर आए। अंदर चल रही है भारत बचाओ रैली और बाहर यहाँ हमें कुछ युवा नजर आ रहे हैं जो गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े यहाँ पर तल रहे हैं। वहीं रैली में पकौड़े बेचकर विरोध जता रहे कार्यकर्ताओं ने रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। मोदी जी ने कहा कि युवा पकौड़े तलो, हम उनकी आज्ञा का पालन करके हम लोग आज सड़क पे आ चुके हैं। पीएचडी करके इस देश में रोजगार नहीं है, हम पकौड़े तलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी, नागरिकता संशोधन कानून और मंदी जैसे कई मुद्दों पर कांग्रेस ने भारत बचाओ रैली बुलाई थी। ब्रिटेन की एक कंपनी की कार तेज रफ्तार का नया रिकॉर्ड बनाने से चूक गई। जेट इंजन से लैस इस कार को दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में दौड़ाया गया, जहां इस कार ने करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर ली। कार आवाज से भी तेज रफ्तार से दौड़ सके, इसके लिए इसमें लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाला जेट इंजन लगाया गया। हवा का दबाव झेलने के लिए कार को खास तौर से डिजाइन किया गया और इसमें साधारण पहियों की जगह मेटल से बने मजबूत पहिए लगाए गए। तैयारियां पूरी होने के बाद कार को एक गाड़ी से खींचकर मिट्टी से बने ट्रैक पर लाया गया। ट्रायल के दौरान कार को करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया गया। लड़ाकू विमान की तरह बनाई गई इस कार को किसी आम ड्राइवर के बजाय ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के एक पायलट ने दौड़ाया। लेकिन इतनी रफ्तार के बावजूद ये कार नया रिकॉर्ड बनाने में नाकाम रही। हालांकि कार बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि उनकी ये कार 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। वाराणसी में लापता लड़की का शव मिलने पर हंगामा हुआ। यूपी के वाराणसी में लापता लड़की का शव मिलने के बाद उसके परिवार वालों ने पुलिस पर मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर जमकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल से पेटीएम के जरिए करीब 11 लाख की ठगी करने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नगर निगम ने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के अवैध अतिक्रमण को ढहाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लूट और हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद कर ली है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में धान के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था न हो पाने की वजह से किसानों का सैकड़ों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे सड़ने को मजबूर है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग में घर में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए।
पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू दफ्तर के बाहर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हवन किया। आरजेडी ने संसद में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और उन पर जेडीयू के संविधान के खिलाफ जाकर बिल का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिसका विरोध करने के लिए आरजेडी ने जेडीयू दफ्तर के बाहर हवन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आरजेडी के युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। जेडीयू ऑफिस के सामने आरजेडी का अभी हवन कार्यक्रम चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं आरजेडी के जो युवा नेता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हवन के दौरान आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के नाम पर आहुति भी दी। नीतीश कुमार अंतरात्मा स्वाहा, नीतीश कुमार का सिद्धांत स्वाहा, नीतीश कुमार का नीति स्वाहा, नीतीश कुमार का नैतिक स्वाहा, नीतीश कुमार का विचारधारा स्वाहा। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार पर जेडीयू ही नहीं बल्कि देश के भी संविधान की अनदेखी करने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार का जो संविधान था जिस पर उसने पार्टी का स्थापना किया था उसके विरोध जाकर के उन्होंने काम किया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो गए और चमोली में भारी बर्फबारी ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। घरों के सामने खड़ी गाड़ियां पूरी तरह बर्फ में ढक गईं, जबकि घरों की छतों पर भी बर्फ की चादर बिछी नजर आई। इलाके के लोग भी घरों के आगे जमा बर्फ को हटाते दिखे। बर्फ पड़ी है 1997-98 के बाद आज पहली बार इतनी बर्फ पड़ रही है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से इलाके की ज्यादातर सड़कें बंद हो गईं, जिनके बाद प्रशासन की टीम खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की मदद से सड़कों पर जमा बर्फ हटाने के काम में जुट गई। लगातार हम तहसीलों के संपर्क में हैं और सभी लोगों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। वहीं उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से 100 से ज्यादा गाँव बर्फ की मोटी चादर में ढक गए। कुछ इलाकों में तो 4 फीट तक बर्फ गिरने से लोग घरों में कैद हो गए। लगातार बर्फबारी हो रही थी, वो कम से कम अभी 3 फीट में तब्दील हो चुकी है। उधर पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में भी लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सड़कों पर सफेद चादर बिछी दिखाई दी, जबकि चंपावत में बर्फबारी के साथ हुई बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी, जिसके बाद लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने को मजबूर हो गए। राहुल गांधी के सावरकर बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधते हुए दावा किया कि उनका बयान बचकाना है। पहले बचकाना बयान देना, फिर बच्चों की तरह बाल हट करके माफी न मांगना, यह उनकी प्रवृत्ति का अंग है। सावरकर जी को काला पानी हुआ था, हथकड़ी बेड़ी डालकर कोल्हू के बैल की जगह लगना पड़ा था, 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई थी। कांग्रेस के किसी भी नेता को कभी काला पानी नहीं हुआ। उनकी पार्टी और परिवार के नेता लोग जेल में रहे, पुस्तकें पढ़ते भी रहे और लिखते भी रहे। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर प्रवीण कुमार एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। प्रवीण कुमार पर आरोप है कि उन्होंने मेरठ में स्कूल की गाड़ी से अपने बच्चे को उतार रहे एक अभिभावक के साथ मारपीट की है। पड़ोसी दीपक ने आरोप लगाया कि वो अपने बेटे को स्कूल की गाड़ी से उतार रहे थे। इसी बीच नशे की हालत में वहां पहुंचे प्रवीण कुमार ने रास्ता जाम होने की वजह से उनसे मारपीट की। दीपक ने पुलिस में पूरे मामले की शिकायत की और आरोप लगाया कि पुलिस भी प्रवीण कुमार को बचा रही है। वो शराब के नशे में और पैसे के नशे में इस कदर चूर हैं, उनका इस समय सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान है वो मार पिटाई पे है, लोगों को धमकाने में है और डराने में है। तो उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी। इसका आप देख सकते हैं मेरा हाथ में फ्रैक्चर है। समस्या यही नहीं रुकी, जब मैं मेडिकल कराने के बाद में थाने पहुंचता हूं, थाने से जब मैं मेडिकल करा करके थाने पहुंचता हूं तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। लंदन में स्केटिंग के दौरान वीडियो बना रहे एक लड़के की एक कार से टक्कर हो गई। बताया गया कि यह लड़का वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के लिए ड्रोन कैमरे की मदद से वीडियो बना रहा था, लेकिन तभी वो वहां खड़ी कार के दरवाजे से टकरा गया। इससे पहले वो लड़का फुटपाथ पर तेजी के साथ स्केटिंग करता नजर आया। स्केटिंग के दौरान उसने स्टंट भी दिखाए। टिकटॉक के लिए वीडियो बनाने के दौरान वो डांस करता हुआ भी दिखा। फुटपाथ पर स्केटिंग करने के बाद वो सड़क पर पहुंच गया और वहां से गुजर रही एक कार को पकड़कर उसके साथ चलने लगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, वहां खड़ी एक कार का पिछला दरवाजा खुल गया और लड़का उससे टकरा गया। टक्कर होते ही स्केटिंग कर रहा लड़का हवा में उछला और एक दीवार से टकरा गया। इस हादसे में लड़के को गंभीर चोट नहीं आई। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने दावा किया कि राहुल गांधी अल्पसंख्यकों को खुश करने की राजनीति करते हैं, इसलिए उन्हें राहुल जिन्ना कहना सही होगा। I think the more appropriate title for Rahul would be Rahul Jinnah, and this family should now decide that they would all be called as legatees of Jinnah,
and not of either Nehru or Gandhi. Rahul Jinnah would be a more appropriate title. नागपुर में जस्टिस बोबड़े ने दावा किया कि वकीलों की महंगी फीस की वजह से न्याय महंगा हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर में सीजेआई जस्टिस बोबड़े ने दावा किया कि वकीलों की महंगी फीस से न्याय आम जनता से दूर हो रहा है। मेघालय में भारत और चीन की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच मध्य प्रदेश के हरदा में विदेशी प्याज और कद्दू को 100 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा गया। देहरादून में साइबर के जालसाजों ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 1 करोड़ 12 लाख की ठगी की। अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खून से चिट्ठी लिखकर निर्भया केस के आरोपियों को सजा देने की मांग की। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक सिरफिरे आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद अपने 4 बच्चों को अधमरा कर फरार हो गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या पर रेप के एक केस के मामले में 2 हफ्ते के भीतर निचली अदालत के रिकॉर्ड को हाईकोर्ट में तलब किया। यूपी के सोनभद्र में एक महिला ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के द्वारका में रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। ओडिशा के मलकानगिरी में एक स्कूल में 3 भालुओं के घुसने का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें दिखा कि 3 भालू स्कूल में दाखिल हुए और जैसे ही स्कूल के बच्चों ने उन्हें देखा वो भाग खड़े हुए। नागरिकता संशोधन बिल के भारी विरोध की वजह से इम्फाल में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कमी हो सकती है। पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा और आगजनी की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति की अपील की। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लोग नागरिकता कानून का विरोध करने सड़कों पर उतर गए, जबकि कई जगह इस भीड़ ने हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी तेजी से बढ़ गईं। कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क पर चल रही कई बसों को आग लगा दी। हालात इतने बिगड़ गए कि सड़क पर हर तरफ जलती हुई बसें दिखाई दी, जबकि कई इलाकों में लोग रेलवे स्टेशन के अंदर घुस गए और वहां खड़ी ट्रेनों को भी आग लगा दी। हंगामा कर रहे लोगों को रोकने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया, लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोगों ने किसी की नहीं सुनी और तोड़फोड़ करते रहे। गुस्साए लोगों ने कई रेलवे ट्रैक पर भी टायर रखकर आग लगा दी, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। कई रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर समेत कई जगहों को आग लगा दी गई। हंगामा बढ़ता देख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की, जबकि राज्यपाल ने भी सरकार से हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जेएनयू के वीसी ने यूनिवर्सिटी के छात्रों पर परिसर के अंदर ही उन पर हमले का आरोप लगाया। फीस बढ़ोतरी के बाद से ही जेएनयू के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बताया गया कि इसी दौरान छात्रों ने कुलपति की गाड़ी को घेर लिया और हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ते ही सुरक्षा कर्मियों ने वीसी को गाड़ी में बिठाया और तेजी से गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगे। इस दौरान कुछ छात्रों ने वीसी की गाड़ी पर हमला किया और छात्रों की भीड़ कुछ दूरी तक उनकी गाड़ी के पीछे भागती हुई भी दिखाई दी, जबकि सड़क किनारे कुछ दूसरे छात्रों ने उनकी गाड़ी पर कुछ सामान भी फेंका। हालांकि इस घटना में कुलपति को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। कुलपति ने बताया कि इस घटना में शामिल छात्रों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी एविडेंस है, स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिकली अटैक करने के लिए कोशिश किया, इनका आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है। हम आइडेंटिफाई करेंगे और एक्शन भी जरूर लेंगे। कुलपति पर हुए हमले से नाराज जेएनयू के टीचर्स ने भी इस घटना की निंदा की। Most of our colleagues feel absolutely insecure on the campus, so we expect the government to intervene immediately and punish those lumpens. इस घटना के बाद छात्रों ने वीसी के आरोपों को गलत बताया और दावा किया कि उनके सवालों से बचकर भागते कुलपति की गाड़ी से कुछ छात्र घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटर पर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। यह हादसा सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिखा कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक स्कूटर पर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी।
गाड़ी से टकराते ही स्कूटर पर सवार एक आदमी सड़क किनारे जाकर गिर गया, जबकि दूसरा आदमी गाड़ी के अगले पहिए के नीचे फंस गया। टक्कर लगते ही गाड़ी चला रहे आदमी ने अपनी गाड़ी रोक दी, जिसके रुकते ही टायर के नीचे फंसा आदमी बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बाहर निकलता उससे पहले ही गाड़ी चला रहा आदमी वहां से भागने की फिराक में तेजी से गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से टायर के आगे फंसा हुआ आदमी भी गाड़ी के साथ ही घसीटता हुआ चला गया। इसी दौरान वहां मौजूद एक लड़का गाड़ी को रोकने की कोशिश में उसके पीछे भागा, लेकिन गाड़ी इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि वो उस लड़के की पहुंच से दूर हो गई। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों में जहां तक गाड़ी दिखाई दी, वहां तक आदमी उसके साथ घसीटता हुआ भी दिखाई दिया। इस दौरान हादसे वाली जगह पर लोगों की भीड़ जुट गई और घायल आदमी को एक गाड़ी में रखकर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस वालों ने बताया कि हादसे में 2 लोगों को बुरी तरह से चोटें आईं, जबकि गाड़ी चला रहे आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चालक की गिरफ्तारी हो गई है और जो घटना में हाथ है ले 2 आदमी थे, उसमें से एक को तो नॉर्मल चोट लगा था जो बाइक चला रहा था, और दूसरा जो पीछे बैठा था उसके सर में गंभीर चोट है। 13 दिन से राजघाट पर अनशन पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि सुबह वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां उनका इलाज किया जा रहा है। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। दीपक, अभी उनकी हालत कैसी है? देखिए, अभी भी हालत थोड़ा सामान्य बनी हुई है, क्योंकि जब सुबह 7 बजे के आसपास अचानक स्वाति मालीवाल, जो आज 13वां दिन था उनका अनशन का, और अचानक वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अनकॉन्शियस कंडीशन में एम्बुलेंस जो बाहर खड़ी थी उसमें ले जाया गया था। LNJP अस्पताल में उन्हें ICU वार्ड में रखा गया है, जिसके बाद डॉक्टर की टीम उनकी देखरेख कर रही है। लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें होश आ गया था और वो बात करने की स्थिति में थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें ग्लूकोज की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि उनकी किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है, जिस तरह से वो अनशन पर है। लेकिन वो अभी तक स्वाति की तरफ से जो है हामी नहीं भरी गई है। उनका अनशन लगातार अस्पताल के अंदर भी जारी है और डॉक्टरों की टीम उन्हें मनाने में जुटी हुई है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। देश भर के नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स देने के लिए फास्टैग लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने के बाद लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए भी सरकार ने टोल प्लाजा पर कई इंतजाम किए हैं, ताकि लोगों को फास्टैग से होने वाली सहूलियत और उसको इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में समझाया जा सके। अगर आप अपनी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगाएंगे तो आपको कैश लेन से होकर गुजरना होगा। कैश लेन काफ़ी लंबी होगी, वहां से गुजरने में आपको काफ़ी वक्त लगेगा, और अगर आप गलती से फास्टैग की लेन में घुस गए तो वहां पर आपको 2 गुना टोल देना होगा। टोल के कर्मचारियों ने नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोगों को फास्टैग के इस्तेमाल और फायदे की जानकारी भी दी। हालांकि कुछ लोगों ने फास्टैग की वजह से काफी परेशानी होने का भी दावा किया। अभी मेरा अपडेट होना था, आधा घंटा हो गया मेरे को खड़े को, पौना घंटा, तो इसमें ये दिक्कत आ रही है थोड़ी। जबकि टोल प्लाजा पर झगड़े ना हो, इसके लिए भी पहले से ही इंतजाम कर लिए गए। सिंगल पर्ची देने के लिए लोग बहुत परेशान करते हैं, तो डबल पर्ची के लिए बहुत और भी ज्यादा परेशान करेंगे। इसके लिए हमने 2 लेडीज गार्ड और 2 लेडीज कांस्टेबल एक्स्ट्रा मंगवाए हुए हैं। हालांकि फास्टैग नियम के लागू होने से लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो और टोल प्लाजा पर जाम ना लगे, इसके लिए सरकार ने अगले 30 दिनों तक सभी टोल प्लाजा पर 25% फास्टैग लेन को हाइब्रिड लेन बनाने का फैसला किया है। इन हाइब्रिड लेन पर फास्टैग के अलावा कैश या दूसरे तरीकों से भी टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। सरकार ने दलील दी कि फास्टैग न होने की वजह से टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। बताया गया कि अब तक 96 लाख से ज्यादा फास्टैग बांटे जा चुके हैं, जबकि दावा किया जा रहा है कि फास्टैग की वजह से टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टैक्स वसूली में 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग जरूरी करने का ऐलान किया है। फास्टैग टोल वसूलने का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जिसमें गाड़ी चलाने वाले लोगों को एक प्रीपेड टैग दिया जाता है। ये फास्टैग RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर काम करेगा, जिसमें गाड़ी की जानकारी के साथ उनके मालिक का अकाउंट नंबर की भी जानकारी दर्ज होगी। फास्टैग वाली कोई गाड़ी जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंचेगी, वहां लगे खास कैमरे फास्टैग को स्कैन कर लेंगे, जिसके बाद टोल की रकम खुद ब खुद प्रीपेड अकाउंट से या फिर गाड़ी के मालिक के बैंक अकाउंट से कट जाएगी
और अकाउंट से रकम निकलने की जानकारी मैसेज के जरिए गाड़ी मालिक के मोबाइल पर भी दी जाएगी। बताया गया कि फास्टैग ट्रांसपोर्ट ऑफिस और बैंक के अलावा पेटीएम और अमेजॉन से भी आप खरीद सकते हैं। सरकार की दलील है कि फास्टैग लागू हो जाने के बाद टोल प्लाजा पर ना तो गाड़ियों की भीड़ लगेगी और इससे प्रदूषण भी कम होगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बीजेपी विधायक राजेश शुक्ल ने अपने हाथों से शौचालय की सफाई कर जिला प्रशासन को आईना दिखाया। बताया गया कि कई बार शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन शौचालय की सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके बाद सरकारी सिस्टम से नाराज बीजेपी विधायक राजेश शुक्ल ने खुद ही अपने हाथों में ब्रश थामकर डिग्री कॉलेज के शौचालय की सफाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान वहां बीजेपी विधायकों के साथ कई और लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने शौचालय की सफाई में बीजेपी विधायक की मदद भी की। बीजेपी विधायक ने शौचालय के साथ साथ फर्श की भी सफाई की, जबकि दूसरे लोग उनकी मदद के लिए मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि कई बार जिला प्रशासन से अपील के बाद कोई सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने खुद ही सफाई करनी शुरू कर दी। नहीं रहा भाई कर्मचारी आए तो मैं खुद आके झाड़ू लेकर के आज मैंने खुद ही सफाई करी। इनके शौचालय गंदे पड़े हुए थे। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत भड़क गए। उन्होंने कहा कि सावरकर महाराष्ट्र के नहीं बल्कि देश के नेता थे। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी की तरह सावरकर ने भी देश के लिए प्राणों की आहुति दी। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सावरकर सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं देश के भी देवता के समान। नेहरू गांधी की तरह सावरकर ने भी आजादी के लिए जीवन का बलिदान दिया। ऐसे हर देवता का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई गठजोड़ नहीं। हम पंडित नेहरू और महात्मा गांधी को मानते हैं। तुम वीर सावरकर का अपमान बिल्कुल मत करो, ज्यादा ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जय हिंद। राहुल के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी वार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने शिवसेना पर नरम होने का आरोप भी लगा दिया। राहुल गांधी इन्होंने बयान दिया है, बहुत ही शर्मनाक बयान है। सावरकर जी का अपमान महाराष्ट्र और देश कभी सहन नहीं करेगा। इससे पहले शिवसेना की प्रतिक्रिया कैसी जहाल होती थी, कैसी गर्म होती थी, अब वो क्यों नरम पड़ गई, ये मेरे सामने सवाल है। महंगे प्याज की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है, और वो ये कि जल्द ही बाजार में सुखाया गया प्याज यानी डिहाइड्रेटेड प्याज उपलब्ध होगा। नैफेड ने बताया कि वो गुजरात की एक कंपनी से सुखाए गए प्याज खरीदेगी और इस सूखे प्याज को नैफेड के सभी स्टोर पर बेचा जाएगा। बताया गया कि सूखे प्याज की कीमत 25 से 30 रुपए किलो तक होगी। प्याज की बढ़ी कीमतों को देखते हुए नैफेड के स्टोर पर डिहाइड्रेटेड प्याज उपलब्ध होगा। जल्द ही 25 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये प्याज आपको मिलेगा। दिल्ली में नैफेड के एक स्टोर में मौजूद सूखे प्याज को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला ने सूखे प्याज को ताजा प्याज में बदलने का तरीका बताया। यूज करने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा गर्म पानी लेना, थोड़ा तेज गर्म पानी होना चाहिए। उसमें आप ये थोड़ा डालेंगे। जैसे जैसे ये पानी इसके अंदर जाएगा, ये फ्रेश ऑनियन की तरह ही हो जाएगा। बताया गया कि 250 ग्राम सूखे प्याज से 1 से 1.5 किलो तक ताजा प्याज बनाया जा सकता है और इसके स्वाद में भी कोई अंतर नहीं है। प्याज बहुत बढ़िया है, टेस्ट में अच्छा है प्याज, बिल्कुल क्रंची और जैसा प्याज जैसा होता है फ्रेश प्याज वैसे ही है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में नाव से गंगा स्वच्छता मिशन का जायजा लिया। पीएम ने नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक में भी हिस्सा लिया और नमामि गंगे की परियोजनाओं का हाल जाना। जिसके बाद प्रधानमंत्री गंगा की सफाई का जायजा लेने नाव से निकल पड़े। इससे पहले पीएम मोदी कानपुर के अटल घाट पहुंचे, जहां पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त के बीच वो एक नाव पर बैठे। इस दौरान उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहे। नाव पर बैठने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला गंगा की सफाई का जायजा लेने आगे बढ़ा। उनके नाव के साथ कुछ और नाव भी थे, जिसमें अधिकारी और सुरक्षा कर्मी सवार थे। इस दौरान पीएम को देखने के लिए घाटों पर कई लोग खड़े दिखाई दिए, जिनका पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। करीब 45 मिनट तक प्रधानमंत्री नाव पर रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया।
सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने 27 घंटे 46 मिनट में 10 किलोमीटर तैराकी, 85 किलोमीटर में दौड़ और 424 किलोमीटर साइकिलिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन रिकॉर्ड से सम्मानित किया। मिस जमैका टॉनी एनसिंग ने मिस वर्ल्ड 2019 का ताज जीता। एयर इंडिया के सीईओ अश्विनी लोहानी ने तंज कसा कि सरकार को एयर इंडिया के बिकने तक सरकार को उसे चलाना चाहिए। 12 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पीएम मोदी को खत लिखकर दिशा कानून को देश में लागू करने की अपील की। बिहार के सीवान में जमीनी विवाद में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर पर अपने प्रशंसकों से उस वेटर को खोजने में मदद की अपील की जिसकी सलाह ने उनके खेल को बदल दिया था। पटना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 219 सरकारी और निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब को प्रदूषण फैलाने के आरोप में बंद करने के आदेश दिए। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी समर्थकों पर अपनी गाड़ी पर पत्थर और बम फेंकने का आरोप लगाया। ट्विटर पर अमिताभ बच्चन ने एक्टर हबीब अली की 3 पीढ़ियों के साथ अपने काम के अनुभव को साझा करते हुए भावुक संदेश लिखा। जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बताया गया कि प्रशांत किशोर ने सीएम से मुलाकात के दौरान अपने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। खबर है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के सामने सीएबी और एनआरसी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने आगे दावा किया कि अगर सीएबी और एनआरसी एक साथ लागू हुआ तो ये खतरनाक होगा। मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि मतलब एनआरसी जहाँ तक है वो हम लोग उसके पक्ष में नहीं रहे हैं, उसके पक्ष में नहीं है। अगर एनआरसी न लागू हो, आप एक बात तो समझ लीजिए कि सीएबी एनआरसी के साथ में से अगर एनआरसी न हो तो सीएबी पर से में कोई बहुत परेशानी नहीं है। ये जैसा कि गृह मंत्री जी ने भी बताया है, ये नागरिकता देने का बिल है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उसको एनआरसी से जोड़ देते हैं तब वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है। जेडीयू की सियासी हलचल पर राष्ट्रीय जनता दल ने चुटकी ली और कहा कि वो जेडीयू की पलटमार राजनीति के छात्र हैं। जिस समय कानून बन रहा था उस समय समर्थन कर दिया, अब ये दिखाने के लिए वोट बैंक के लिए कहेंगे कि हम इसको जो है विरोध करते हैं। ये गोल मटोल की राजनीति, पलटी मार की राजनीति जेडीयू की देश और दुनिया देख रही है। अब प्रशांत किशोर जी भी उसी पाठशाला के विद्यार्थी हैं। ओडिशा के मलकानगिरी में एक हाई स्कूल के परिसर में 3 भालुओं के आ जाने से अफरा तफरी मच गई। वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई फुटेज में दिखा कि परिसर में 3 भालू बड़े आराम से घूम रहे हैं। इसके बाद छात्रों की भीड़ ने वहां इकट्ठा हो गई और शोर मचाकर तीनों भालुओं को वहां से खदेड़ दिया। आंध्र प्रदेश के एलुरू में एक पावर सब स्टेशन में भीषण आग लगने से एक ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। बताया गया कि 60 मेगावाट के ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धूल कर जलने लगा और उससे ऊंची ऊंची आग की लपटें निकलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसके पास के ट्रांसफार्मर भी आग की चपेट में आ गए और उनसे भी आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काला धुआं निकलने लगा, जिसकी वजह से इलाके के लोग दहशत में आ गए। हालांकि खबर मिलने के बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी की तेज बौछार से आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी और कुछ ही देर में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कनाडा के वैंकूवर में एक पूरी तरह बैटरी से चलने वाले कमर्शियल विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी। इसके लिए 62 साल पुराने एक सी प्लेन यानी पानी से उड़ान भरने वाले विमान का इस्तेमाल किया गया, जिसे कई जरूरी बदलावों और बैटरी से चलने वाला प्रोपेलर लगाने के बाद उड़ान के लायक बनाया गया। फ्रेजर नदी से उड़ान भरने के बाद विमान करीब 15 मिनट तक हवा में रहा, जिसके बाद उसे दोबारा नदी पर उतार दिया गया। इससे पहले इस छोटे विमान को एक गाड़ी की मदद से नदी तक लाया गया, जिसके बाद इसे पानी पर उतारा गया। थोड़ी देर बाद विमान ने पानी से ही टेक ऑफ कर लिया। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने विमान को उड़ान भरते हुए देखा। This proves that commercial aviation in an all-electric form can work. ट्रायल पूरा होने के बाद इस 6 सीट वाले विमान का छोटी दूरी की कमर्शियल उड़ानों में इस्तेमाल किया जाएगा।
दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के एक घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वाली तीनों महिलाएं हैं। हादसे में 4 लोग घायल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक कल शाम अचानक शालीमार बाग के BQ ब्लॉक में आग लगी थी, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को खबर दी गई। दमकल कर्मियों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया और मकान के अंदर से लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 3 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। हम लोग यहाँ नीचे सब्जियाँ ले रहे थे, उस टाइम यहाँ किचन से थोड़ा धुआं दिखा था और बाइक सभी नीचे थे कॉलोनी वाले, तो आवाज़ लगानी शुरू की। 100 नंबर पे कॉल किया सभी ने, हेल्प भी की लोगों ने, निकालने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं निकल पाए कि धुआं बहुत ज़्यादा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के रेप इन इंडिया के बयान पर वार करते हुए दावा किया कि उनकी जुबान देश विरोधी है। वीर सावरकर हो भी नहीं सकते। वीर सावरकर देश के लिए सेलुलर जेल में यातना सहे। माँ भारती के आज़ादी के लिए नेहरू खानदान में किसी ने सेलुलर जेल में यातना नहीं सहा। नकली नाम रखने से कोई गांधी नहीं होता। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में मौजूद कबाड़ की सफाई करने के लिए एक मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। बताया गया कि अंतरिक्ष में भेजे गए कई देशों के करीब 3,500 सैटेलाइट बेकार हो चुके हैं और उनके 7.5 लाख से ज्यादा छोटे बड़े टुकड़े हो चुके हैं। ये लाखों टुकड़े 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंतरिक्ष में इधर उधर घूम रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने आशंका जताई कि ये टुकड़े अंतरिक्ष में काम कर रहे 2000 से ज्यादा सैटेलाइटों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष की सफाई के लिए क्लियर स्पेस 1 नाम का एक मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। इस मिशन के तहत 2025 में स्पेस जंक कलेक्टर नाम के रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो वहां मौजूद कबाड़ को उठाकर पृथ्वी पर लाएगा। करीब 1000 करोड़ रुपए लागत वाले इस मिशन का जिम्मा स्विट्जरलैंड के एक स्टार्टअप ने उठाया है। सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों से उस वेटर को खोजने के लिए कहा है जिसकी सलाह पर उन्होंने अपना खेल बदला था। सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर फैन से उस वेटर को खोजने में मदद करने के लिए कहा है जिसकी सलाह ने उनके खेल को बदल दिया। सचिन के मुताबिक वेटर ने नोटिस किया था कि एल्बो गार्ड पहनने पर उनके बल्ले का स्विंग बदल जाता है, जिसके बाद उन्होंने उसे रीडिजाइन करवाया था। सचिन ने आगे लिखा है कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। हरियाणा के पंचकुला में सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए मानक परीक्षा यानी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग में प्रशिक्षित टीचरों और पुलिस में झड़प के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रशिक्षित टीचर नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए हरियाणा की सीमा में रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी टीचर पानी की तेज धार से बचने की कोशिश करते नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी टीचरों के बीच धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। बिहार के कटिहार में विवाद सुलझाने के लिए हो रही पंचायत में 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट के एक झगड़े को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन पंचायत के दौरान भी दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और एक महिला ने दूसरे पक्ष को गालियां देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से दूसरे पक्ष के लोग भी भड़क गए और महिला को पीटने दौड़ पड़े। इस दौरान महिला के साथ मौजूद 2 लोग उसको पंचायत से उठाकर ले जाने लगे, लेकिन फिर भी महिला चुप नहीं हुई और दूसरे पक्ष के लोगों को गाली देती रही, जिससे नाराज लोगों ने महिला को घेर लिया और उसे रस्सी से बांधने की कोशिश करने लगे। इस दौरान वहाँ मौजूद एक आदमी ने महिला को पीछे से खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया, जबकि एक दूसरी महिला उसे झाड़ू से पीटने लगी। इस दौरान कुछ लोगों ने लोगों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इनका झगड़ा रुकने की बजाय और बढ़ गया। मारपीट की वजह से महिला को काफी चोट आई और वो जमीन पर गिर गई। निजी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 6ठी बार एक ही रॉकेट को अंतरिक्ष भेजकर उसे वापस धरती पर उतारने में कामयाबी हासिल कर ली। न्यू शेपर्ड नाम के इस रीयूजेबल यानी दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले रॉकेट को अमेरिका के टेक्सास से लॉन्च किया गया, जहां काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट का इंजन स्टार्ट हो गया और वो ऊपर की तरफ उठने लगा। 4 command engine start 2 1
लॉन्च होने के कुछ मिनट के अंदर ही रॉकेट आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद रॉकेट के अगले हिस्से में लगा स्पेस कैप्सूल उससे अलग हो गया। Here between the capsule and the booster, and separation is confirmed. कैप्सूल के अलग होने के बाद रॉकेट दोबारा धरती की तरफ लौटने लगा। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रॉकेट के इंजन को दोबारा शुरू किया गया, जिसकी मदद से उसे जमीन पर सुरक्षित उतार लिया गया। And a smooth, controlled hover back home. रॉकेट से अलग होने के थोड़ी देर बाद स्पेस कैप्सूल भी धरती की तरफ लौटने लगा। जमीन से कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही कैप्सूल में लगे दोनों पैराशूट खुल गए, जिनकी मदद से वो भी जमीन पर सुरक्षित तरीके से उतर गया। यूपी के अमरोहा में जिला योजना की बैठक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री चेतन चौहान भड़क गए। विधायकों की शिकायत पर उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से सवाल किया तो वो गोलमोल जवाब देने लगे। इसके बाद भड़के केंद्रीय मंत्री चेतन चौहान ने कहा कि वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं और उन्हें सिखाने की कोशिश नहीं की जाए। मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, बैंक में रीजनल मैनेजर था मैं। फालतू नहीं मैं यार आदमी। क्या सिखा रहे हो आप मेरे को? क्या तो मैं अनपढ़ हूँ। मेरी सामने ये नहीं आ रहा। आप लोग के नीचे चल रहा है। उत्तराखंड में कई दिनों से जारी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहां चमोली में एक बारात को करीब 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बर्फबारी रुकने के बाद किसी तरह गांव वालों ने शादी की रस्मों को पूरा किया। हालांकि इस दौरान बारातियों ने एक दूसरे पर बर्फ फेंककर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में अमेरिका और कनाडा के नागरिकों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग से भारत और ऑस्ट्रेलिया में करीब 1300 करोड़ के नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। बताया गया कि ये ड्रग्स नए साल की पार्टियों में इस्तेमाल की जानी थी। कई महीनों तक चले ऑपरेशन के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन्हें अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में एक अमेरिकी नागरिक, 2 नाइजीरिया के नागरिक, एक इंडोनेशिया की महिला और 5 भारतीय हैं। इस गैंग के पास से 20 किलो कोकीन भारत में मिली, जो ऑस्ट्रेलिया से समुद्र के रास्ते एक कंटेनर से लाई गई थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में भी इस गैंग की तस्करी कर लाई गई 55 किलो कोकीन जब्त हुई है, जो कनाडा से लाई गई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ा कंसाइनमेंट कंटेनर के माध्यम से समुद्रिक रास्ते से इंडिया में आया था। लगभग 20 केजी हमने पकड़ा और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे इस नेटवर्क के और भी लोग जिनकी जानकारी हमें मिल गई है, अगर उनको हम पकड़ते हैं तो और भी ज़्यादा सीरियस होने की संभावनाएं हैं।